गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसी कड़ी में हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए तो उसका सोर्स क्या हो सकता है। तो एक उसका सोर्स है डिवेंचर्स। इससे पहले हम लोग इक्विटी शेयर्स डिस्कस कर चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर्स डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी कड़ी में नेक्स्ट हमारा ये जो यहाँ से भी आपको पैसा मिल सकता है वो है डिबेंचर्स। तो लेट्स डिस्कस इट। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में एक जो चीज आती है वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं कि कंपनी जो है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए डिबेंचर्स को भी इशू करती है। तो एक किस्म से डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट करता है? लोन। आपने एक किस्म से लोन लिया है, किससे? पब्लिक से। तो इसको हम बोल सकते हैं डेट कैपिटल भी इसको बोला जाता है। इसको हम डेट कैपिटल भी बोल देते हैं क्योंकि एक किस्म से लोन है, एक किस्म से आपने डेट लिया है पब्लिक से या जिससे भी आपने लिया है, डिवेंचर इशू किए हैं डिवेंचर होल्डर्स को। तो डिवेंचर्स को हम क्या बोल सकते हैं? ये एक किस्म से एक सर्टिफिकेट होता है जो कि कंपनी इशू करती है, अपनी सील इसके ऊपर लगी होती है कंपनी की, जो कि एक्नॉलेज करता है कि इसने डेट लिया है और किससे डेट लिया है, जो डिवेंचर का होल्डर है। तो इट्स ए काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, एक लोन सर्टिफिकेट है जो कि एक्नॉलेज करता है कि हमने लोन लिया है। तो एक चीज आती है कि दो टर्म यूज होती हैं, डिवेंचर और बॉन्ड। अमेरिका के अंदर डिवेंचर में और बॉन्ड में थोड़ा डिफरेंस होता है। बॉन्ड जो होते हैं वो आपके सिक्योर्ड होते हैं एसेट्स के ऊपर, सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट, और जो आपके डिवेंचर्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। बट इंडिया के अंदर इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोग डिवेंचर्स और बॉन्ड को एक ही मानते हैं, इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर। इट्स ए काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, इट्स ए काइंड ऑफ लोन। आप देख सकते हैं डिवेंचर रिप्रेजेंट्स लोन्स। तो डिवेंचर किसको रिप्रेजेंट करता है? लोन को। और ये लोन किसने लिया है? कंपनी। इसको डेट कैपिटल भी बोल देते हैं और इसको डिवेंचर लिखना है। डिवेंचर जो है एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी इशू करती है अपनी अंडर इट्स सील। इस पे कंपनी सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी की सील लगी होती है जो कि डेट को एक्नॉलेज करती है कि हमने डेट लिया है, ड्यू बाय इट टू इट्स शेयर होल्डर। ये अपने डिवेंचर होल्डर हैं, उनसे आपने लोन लिया हुआ है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवेंचर? ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ सकता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैच्योरिटी डेट। जब भी कंपनी कोई डिवेंचर इशू करती है तो उसमें कंपनी कहती है कि हमने एक लोन लिया है, तो लोन को वापस करने की, रीपे करने की एक फिक्स डेट होती है। ए फिक्स डेट इज देयर दैट इज नोन एज मैच्योरिटी डेट। कंपनी को इस डेट के ऊपर उस डिवेंचर को रीपे करना होता है, अदरवाइज डिवेंचर होल्डर जो है वो फोर्स कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए एज ए क्रेडिटर। अगर आपने फिक्स डेट के ऊपर रीपे नहीं किया है उसका लोन, डिवेंचर को रिडीम नहीं किया है, तो जो होल्डर है वो कोर्ट में भी जा सकता है आपके वाइंडिंग अप के लिए। सेकंड पॉइंट है क्लेम ऑन इनकम। देखिए अब इसमें क्या होता है कि डिवेंचर के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज रेट होती है, जैसे कि 10% डिवेंचर आपने इशू कर दिया, तो ये जो 10% क्या है, ये डिवेंचर की रेट है। इस रेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कंपनी को ये लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि चाहे आपको अर्निंग हो रही हो चाहे नहीं हो रही है, आपको डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो तो डिवेंचर जो होल्डर जो है वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और कंपनी की वाइंडिंग अप भी हो सकती है, कंपनी को वाइंड अप करवा सकता है। इसके अलावा एक और मतलब होता है क्लेम ऑन इनकम का, कि उनके पास एक प्रेफरेंशियल क्लेम होता है, उनके पास एक ज़्यादा अधिकार है कि सबसे पहले उन्हीं को इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इंटरेस्ट सबसे पहले उन्हीं को पे होगा
आप किसी भी तरह का कोई डिविडेंड पे नहीं कर सकते अपने इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इनका सबसे पहला क्लेम होता है इनकम के ऊपर। जब भी कोई इनकम हुई है सबसे पहले इनको पे किया जाए। थर्ड पॉइंट है क्लेम ऑन एसेट्स। ये तो था इनकम के ऊपर क्लेम। और ये अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, अगर कंपनी को आप बंद कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो सबसे पहले जो एसेट्स बिकेंगी, एसेट्स को आप मार्केट में बेचने जा रहे हो क्योंकि कंपनी खत्म हो रही है, तो इन एसेट्स से सबसे पहले किसको पे किया जाएगा? डिवेंचर होल्डर्स को। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लेम ऑन एसेट्स। तो डिवेंचर होल्डर जो है उनको सबसे पहले पे किया जाता है। अब इसमें सवाल आता है कि डिवेंचर जो है किस तरह के हो सकते हैं। तो एक तो आपके डिवेंचर होते हैं सिक्योर्ड और एक होते हैं अनसिक्योर्ड। अगर आपके डिवेंचर अनसिक्योर्ड है तो कंपनी की जब एसेट्स बिकती हैं तो इसमें आपको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती है, आपका कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं है। तो डिवेंचर होल्डर जो है उनको आप अनसिक्योर्ड बोलते हो। और जिस तरह अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उसी तरह आपका भी अनसिक्योर्ड आप डिवेंचर होल्डर हो, तो इन एसेट्स के ऊपर आपको कोई हक नहीं मिलेगा। अगर एसेट्स फालतू हैं, बाकियों को पे करने के बाद कुछ बच गया है तब आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको कोई अधिकार नहीं है अगर आप अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर हो। अब दूसरा आता है सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर। सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स ये कौन से होते हैं? अब सिक्योर्ड वो होते हैं जो एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं, कि कंपनी जो लोन लिया है डिवेंचर होल्डर से वो एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। तो ये जो सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लोटिंग। तो फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड चार्ज है उसका एसेट के ऊपर तो फिर वो स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर फिक्स्ड है। अगर आपका फिक्स्ड सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर है तो कंपनी के पास वो सिक्योर्ड है अगेंस्ट स्पेसिफिक एसेट्स। कुछ एसेट ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इन डिवेंचर होल्डर के अगेंस्ट ही फिक्स की हुई है। तो कंपनी अगर कंपनी इनको सेल करना चाहती है या ट्रांसफर करना चाहती है तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो एसेट्स हैं ये किन को दी गई है? सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स को। और ये सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स जो है वो फिक्स्ड एसेट्स के कुछ एसेट्स हैं जिनके अगेंस्ट इनका राइट क्या है? फिक्स हो गया है। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स। अब इसी तरह इसी में अगला आता है, अब देखो दो हमने किए हैं। सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड में क्या होता है? कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट हैं? सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर के अगेंस्ट फिक्स की हुई है, आप उन एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। फ्लोटिंग में क्या होता है? कंपनी जो है वो एसेट्स को ट्रांसफर कर सकती है और सेल कर सकती है एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन। तो इन डिवेंचर होल्डर को पेमेंट जो होती है वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद होती है, बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले होती है। देखिए इस कंसेप्ट को समझिए, क्या कंसेप्ट कह रहा है ये, कि आपने डिवेंचर होल्डर आपके जो है वो सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर है, बट उनका जो राइट है वो कौन सा है? फ्लोटिंग चार्ज वाला राइट है, फिक्स चार्ज वाला नहीं है। इसका मतलब जो एसेट्स हैं वो डिवेंचर होल्डर ने एसेट्स के ऊपर कोई फिक्स चार्ज नहीं ले रखा, इनके अगेंस्ट वो सुरक्षित नहीं है। तो कंपनी जो है वो इन एसेट्स को बेच भी सकती है, सारी की सारी एसेट्स को, क्योंकि किसी भी एसेट के अगेंस्ट किसी भी डिवेंचर होल्डर का कोई चार्ज नहीं है। तो ये फ्लोटिंग चार्ज वाले डिवेंचर होल्डर्स हैं। तो इनको क्या होगा? इनको पेमेंट जो होगी, एसेट्स जब बेच रहे हो आप, पेमेंट जब होगी एसेट्स को बेचने के बाद, तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को मिलेगा पैसा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जो सिक्योर्ड फिक्स चार्ज वाले होते हैं, कि इनका चार्ज फिक्स है, सबसे पहले उनको पेमेंट होगी। फिर इनके बाद में किसको पेमेंट होगी? फ्लोटिंग चार्ज वाले को। और लास्ट में किसको पेमेंट होती है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जो किसी के अगेंस्ट भी सिक्योर नहीं है। तो इस तरह से आपका एसेट का क्लेम बनता है। दैट इज ए वेरी गुड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग पावर।
अब देखिए कंट्रोलिंग पावर जो है, डिवेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, क्योंकि इन्होंने लोन दे रखा है, बट दे आर नॉट द ओनर्स, वो ओनर्स नहीं है, तो उनका कोई भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, क्योंकि वो इक्विटी की तरह, वो उनका वोटिंग राइट नहीं है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नहीं बदल सकते, वोट नहीं दे सकते, और किसी भी मैटर में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट अगर आपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे नहीं किया टाइम पे, या प्रिंसिपल का अमाउंट पे नहीं किया एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, तो ये लोग फिर क्या कर सकते हैं, एज पर टर्म्स ऑफ द इशू दे मे टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तब वो कंट्रोल में कर सकते हैं कंपनी को, कैसे, वो लिक्विडेशन की तरफ कंपनी को लेके जा सकते हैं, तो उससे कंपनी काफी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है, बट अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तब उनके पास पावर होती है कि वो कोर्ट में जाकर के आपका लिक्विडेशन करवा दें। बायबैक प्रोविजन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बायबैक प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है, कंपनी के पास एक प्रोविजन होता है कि वो अपने डिवेंचर्स को बायबैक कर सकती है स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर एट ए बिफोर मैच्योरिटी। जैसे कि डिवेंचर जो थे वो 10 साल के लिए आपने लिए थे, कंपनी को अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, तो कंपनी 10 साल से पहले भी इनको बायबैक कर सकती है, इनको पहले ही पेमेंट कर सकती है एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर। वो जो प्राइस होता है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है उसकी जो वैल्यू होती है उससे। इंडिया के अंदर लगभग मोस्टली जो है 5% ज़्यादा प्राइस पे करके आप इसको रिडीम कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी डिवेंचर्स की, कि डिवेंचर्स जो है क्या क्या इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर, कि डिवेंचर्स इशू करने के कंपनी को क्या क्या फायदे होते हैं। कंपनी अगर डिवेंचर इशू करती है तो उससे क्या एडवांटेज मिलती है कंपनी को, तो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। सबसे पहले चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर आप देखोगे इक्विटी है या प्रेफरेंस शेयर है, ये जो है एक काफ़ी कॉस्टली पड़ता है कंपनी को। जब भी कंपनी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिवेंचर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो टैक्स डिडक्टेबल है। टैक्स डिडक्टेबल, टैक्स डिडक्टेबल का क्या मतलब है कि आप जो भी डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देते हो वो सबसे पहले आप उसको प्रॉफिट में से कम करते हो, उसके ऊपर टैक्स लगने के बाद नहीं, टैक्स लगने से पहले ही आप उसको उड़ा देते हो, तो दैट इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेबल। जिस तरह से आप और आइटम्स को दिखाते हो अपने एक्सपेंसेस की साइड में, उसी तरह आप इंटरेस्ट को भी अपने एक्सपेंस साइड में दिखा सकते हो, तो उससे आपको आपका जो प्रॉफिटेबल टैक्स है वो कम हो जाता है, उसके ऊपर टैक्स भी आपको कम देना पड़ता है। बट जबकि इक्विटी जो होता है, इक्विटी के ऊपर आप जो डिविडेंड देते हो वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, वो आफ्टर प्रॉफिट आप देते हो, तो दैट इज द मेन इशू। तो इसलिए क्या होता है, जो हमेशा के हमेशा ये जो डिवेंचर होता है वो चीप सोर्स रहता है फाइनेंस का, वो सस्ता पड़ता है आपको। दूसरा ये होता है कि जो डिवेंचर के ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो वो यूजुअली काफ़ी कम होता है डिविडेंड के मुकाबले। लास्ट में जो आप डिविडेंड देते हो उससे बहुत कम पड़ता है इंटरेस्ट, तो ये भी एक फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस फॉर ए फिक्स पीरियड। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि डिवेंचर जो है वो आपको एक फिक्स पीरियड के लिए मिलता है। फिक्स पीरियड मतलब कि 10 ईयर्स के लिए या 15 ईयर्स के लिए आपने डिवेंचर इशू कर दिया, तो फिक्स पीरियड के लिए आपको डिवेंचर मिल गया है। तो कंपनी अपने आप को अपने हिसाब से, कंपनी को जितने सालों तक चाहिए अप्रोप्रिएटली अपने आप को, अपने प्लान को एडजस्ट कर सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल प्लान को एडजस्ट कीजिए। तो फिक्स पीरियड के लिए आपके पास ये फाइनेंस है, इसके बाद आपको वापस करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को सेट कीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सारी उम्र आपके पास रहने वाला है, ये वापस जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये पॉइंट मैंने कई बार बताया है, एक बार और समझ लीजिए कि सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। फायदा होता है जब भी आप डिवेंचर इशू करते हो, वो क्या फायदा है कि जैसे आपने डिवेंचर इशू किए 8% के ऊपर, तो अगर कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न कमा रही है
सपोज करो कंपनी ने रिटर्न कमाया 20%, तो कंपनी ने क्या किया था, कुछ लोन ले लिया 8% के ऊपर। अब इनको क्या करना पड़ेगा, इस 20% में सबसे पहले आपको 8% लोन वापस करना पड़ेगा। अब 20 आपने कमाया था, 8 इनको दे दिया, बाकी कितना बच गया 12%। तो ये 12% किसका है, इक्विटी वालों का। तो इक्विटी वालों ने क्या किया, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या किया, लोन लिया, लोन लेकर के पैसा कमाया और अल्टीमेटली 12% अपने पास कमा के रख लिया। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अगर आपकी रिटर्न अच्छी आ रही है, अगर आप रिटर्न अच्छी कमा रहे हो, तो आपको हमेशा इक्विटी को फायदा होता है डिवेंचर इशू करने से। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कंपनी को, कि जो डिवेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। इनको सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब है, इनको इंटरेस्ट दे दो, इंटरेस्ट देते रहो, इनको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सिर्फ इंटरेस्ट पहुंचना चाहिए। तो कंपनी आराम से काम करती रहती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वही कंटिन्यू चल रहा है, एडवांटेज टू द कंपनी, फ्लेक्सिबिलिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कि डिवेंचर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कैपिटल स्ट्रक्चर को, क्योंकि जब भी आपको जरूरत पड़ती है, जब भी आपको पैसों की जरूरत है, आप डिवेंचर इशू कर लो। जब भी आपके पास पैसे सरप्लस में पड़े हैं, प्रॉफिट आपको अच्छा हो रहा है, आप इनको रिडीम कर लो। तो इससे आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल रहता है, अकॉर्डिंगली आप इसको ठीक कर सकते हो बहुत इजीली। इजी टू इशू ड्यूरिंग डिप्रेशन, जब मार्केट अच्छी नहीं चल रही, मार्केट डाउन चल रही है, तो मार्केट डाउन चल रही है तो उस टाइम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो मार्केट डाउन है, तो उस टाइम जो लोगों की डिमांड है वो काफ़ी कम होती है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो मार्केट में पैसा नहीं लगाते, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उस टाइम लोग जो है वो डिवेंचर ही इशू करवाना चाहते हैं कंपनी से, क्योंकि उनको एक फिक्स रिटर्न चाहिए। तो इजीली आप इसको कम रेट के ऊपर इशू कर सकते हो और आप पैसा ले सकते हो। हेल्पफुल इन रिमूविंग ओवर कैपिटलाइजेशन। देखिए ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जब आप कम रिटर्न कमा रहे हो ज़्यादा कैपिटल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन। कि आपकी कैपिटल जो है वो, दैट इज एक्सेस कैपिटल, और योर अर्निंग्स आर लेस, लेस अर्निंग इज देयर। तो ओवर कैपिटलाइजेशन को कैसे ठीक कर सकते हो, जैसे आपने ज़्यादा डिवेंचर इशू किया हुआ है, इसलिए आपकी कैपिटल ज़्यादा हो गई है, तो आप इस ओवर कैपिटलाइजेशन को कैसे कम कर सकते हो, आप अपने डिवेंचर को रिडीम कर दो, आपकी टोटल जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी, इससे ओवर कैपिटलाइजेशन भी कम हो जाएगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस टू द कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्वेस्टर को क्या फायदा है, इन्वेस्टर को डिवेंचर्स क्यों क्यों लोन देना चाहिए, एज ए लोन उनको क्यों, इक्विटी क्यों नहीं इश्यू करनी चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर क्यों नहीं बनना चाहिए, या प्रेफरेंस शेयर के तौर पे क्यों नहीं उनको घुसना चाहिए, बल्कि डिवेंचर ही क्यों लेने चाहिए उनको। अब देखो क्या होता है, वैसे तो अगर आप देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड देना होता है, और डिवेंचर के अंदर भी आपको फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है फिर, अब इसमें डिविडेंड देना है, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड देगा ना, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, हालांकि वो क्यूमुलेटिव होता रहेगा, और ये कंपनी को थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है, क्योंकि ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। जबकि इंटरेस्ट जो है उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा फर्क होता है डिवेंचर के अंदर, डिवेंचर्स आर मोर सिक्योर्ड, इनमें रिस्क कम है। तो अब बात आती है कि इन्वेस्टर को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए डिवेंचर्स के अंदर। सबसे पहला फिक्स है और रेगुलर इनकम है। फिक्स इनकम मतलब 10% डिवेंचर इशू कर दिए, 10% आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता, रेगुलर मिलता रहेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दूसरा पॉइंट है मिनिमम रिस्क, रिस्क सबसे कम होता है डिवेंचर्स के अंदर, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इक्विटी के अंदर। अगर आपको इन दोनों का मिक्स लेना है, इक्विटी की भी क्वालिटी हो डिवेंचर की भी हो, तो आप प्रेफरेंस शेयर ले लो। प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा, आपको परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलेगा, जैसे आपने 8% प्रेफरेंस शेयर इशू कर लिए, तो ये जो 8% फिक्स है ये क्वालिटी होगी डिवेंचर की,
और ये जो डिविडेंड है ये क्वालिटी हो गई इक्विटी की। तो प्रेफरेंस शेयर को हम हाइब्रिड सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो सबसे कम रिस्क इसमें है डिवेंचर के अंदर, क्योंकि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। किसको? डिवेंचर होल्डर को। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड। कि जब भी कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं तो उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है कि 10 साल बाद में वो वापस लिए जाएंगे। तो आपको 10 साल बाद पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर कंपनी इसको रिडीम नहीं करती है, लेट करती है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, जबकि प्रेफरेंस शेयर के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद है लिक्विडिटी। जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके डिवेंचर जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर रेडीली लिस्टेड होते हैं, तो आप कभी भी उनको बेच सकते हो। तो ये बहुत ईजी होता है आपके लिए कि अच्छी कंपनियों के जो डिवेंचर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हो आप। तो इट्स ए वेरी लिक्विड एसेट। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जन, कि आपका जो डिवेंचर होता है वो कन्वर्टेबल डिवेंचर भी होता है। अगर आपने +2 या +1 के अंदर पढ़ा हो कन्वर्टेबल डिवेंचर, इसका मतलब क्या होता है? यू कैन कन्वर्ट योर डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर बिफोर द मैच्योरिटी डेट। तो आपको फायदा मिलता है कि आपको जो आप इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाओगे, जब तक आपका चल रहा है तब तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जिस दिन आप कन्वर्ट हो जाओगे उस दिन आप डिविडेंड लेने में लग जाओगे और आपको वोटिंग राइट भी मिलेगा। अब बात आती है नुकसान क्या है डिवेंचर इश्यू करने के। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? तो किस किस को क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले देखते हैं कंपनी को क्या नुकसान है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस टू द कंपनी? सबसे पहला तो यह है कि लीगल ऑब्लिगेशन है इंटरेस्ट देने का और प्रिंसिपल देने का। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, अर्निंग हो रही है नहीं हो रही, आपको हमेशा इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो लोग कोर्ट में चले जाएंगे और आपकी कंपनी को लिक्विडेट भी करवा सकते हैं। और सबसे पहला राइट इन्हीं को मिलता है। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है, आप इसको मना नहीं कर सकते। तो हमेशा एक बर्डन रहता है। तो अगर किसी कंपनी की कमाई जो है वो, अगर किसी कंपनी की अर्निंग जो है वो रेगुलर नहीं है और फ्लक्चुएट हो रही है, काफ़ी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो उस कंपनी को डिबेंचर इशू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे और वो कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा है मॉर्गेजिंग ऑफ एसेट। देखिए, जब भी आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो तो ये जो आप कैपिटल लेते हो इसके अगेंस्ट कोई भी आपको एसेट नहीं देनी पड़ती। बट जब भी आप डिवेंचर इशू करते हो तो अगर आपके डिवेंचर सिक्योर डिवेंचर हैं तो वो जो कंपनी की एसेट्स होती हैं उनके अगेंस्ट आपको मॉर्गेज रखना पड़ता है उन एसेट्स को। तो अगर आपने इनको पेमेंट नहीं किया तो इन एसेट्स को बेच करके इनको पेमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर ये सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स हैं तो ये जो एसेट्स हैं ये हमेशा इनके अगेंस्ट सिक्योर रहती है। आप इन एसेट्स को ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकते। तो ये भी एक बर्डन रहता है कि आपकी एसेट्स मॉर्गेज हो जाती हैं तो आप उन एसेट्स को बेच नहीं सकते, उनका यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इनको पेमेंट करने के लिए यूज रहेगा। फिर उसके बाद है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी आप बार बार डिवेंचर बार बार इशू करते हो तो आपको हमेशा वो ज़्यादा रेट पे ही मिलता है। पहले अगर आपको 8% पे मिला है, फिर आप मार्केट में फिर चले गए भीख मांगने, फिर आपको 10% पे 12% पे मिलेगा। तो रेट ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न इंटरेस्ट की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि लेंडर्स जो है वो उनको रिस्क लगता है कि बार बार आप पैसा मांग रहे हो, बार बार आप लोन लेने आ रहे हो, चक्कर क्या है। तो इससे वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन देते हैं। इसके बाद है कैश आउटफ्लो। देखिए, डिवेंचर जैसे ही आपने इशू किया तो ये एक किस्म से लोन है, और लोन तो कभी ना कभी वापस करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू रिडीम, आपको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा वो पैसा। जब भी आप इस पैसे को रिटर्न करोगे तो बहुत सारा कैश आउटफ्लो होने वाला है। तो उसके लिए आपको प्रोविजन बनाना चाहिए ताकि कंपनी एकदम से पैसों की कमी ना हो जाए। तो इसके लिए भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन इन द डिवेंचर ट्रस्ट डीड। जब भी आप डिवेंचर इशू करते हो तो एक डीड बनती है, पार्टीज के बीच में डीड बनती है, उसमें सारी कंडीशंस लिखी होती हैं। और ये सारी की सारी जो कंडीशन होती हैं ये बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं होती हैं, बहुत सारे आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये भी एक नुकसान है कंपनी के लिए, तो उसको काफ़ी सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को
देखते हुए कहा जा सकता है कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आपको एसेट्स रखनी पड़ती हैं मॉर्गेज में, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा अगर आप बार बार लेने जाओगे, कैश आपका एकदम वापस चला जाएगा जब आप वापस में रिडीम करोगे, और इंटरेस्ट अगर आप पे नहीं करते हो तो कोर्ट में जा सकते हैं डिवेंचर होल्डर। अब क्वेश्चन उठता है कि डिसएडवांटेजेस जो है वो कंपनी की तो हमने कर ली, अब डिवेंचर होल्डर को क्या क्या नुकसान होता है। अगर आपने डिवेंचर इशू कर रखे हैं, ले रखे हैं अगर आपने डिवेंचर, तो आपको क्या डिसएडवांटेजेस हैं इक्विटी के मुकाबले। पहला तो है नो वोटिंग राइट। आपको पता है डिवेंचर होल्डर जो है वो उसको कोई वोटिंग राइट नहीं होता, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कंपनी के डिसीजन मेकिंग में। दूसरा पॉइंट है, अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है तो मार्केट प्राइस भी डिवेंचर का चेंज होता रहता है। जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा था 8%, तब आपने डिवेंचर इशू कर दिए, फिर उसका मार्केट प्राइस अलग होगा। जैसे ही आपने मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया 10% और इधर आपने इशू कर रखे थे 8% में, तो मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 8%, आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है 10%, आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इनसे सिर्फ 8%, तो इससे मार्केट प्राइस जो है वो कम हो जाती है। तो जैसे मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसमें अगर फर्क आएगा तो आपका जो डिवेंचर है उसकी मार्केट वैल्यू में भी फर्क आता है। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इससे आपकी वैल्यू कम होती है। दोबारा देख लो, अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज होता है तो आपके डिवेंचर की जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। मतलब मान लो कि आपने 8% में डिवेंचर इशू कर रखे थे, लोगों ने 8% में आपको लोन दे रखे हैं। अब और जो इंटरेस्ट रेट है बैंक के अंदर, इंटरेस्ट रेट मान लो 10% हो गई, तो यहाँ पे आपको कंपनी वाले दे रहे हैं 8%, अगर आप इसी कोई बैंक में या कहीं और दे दो तो मिलेंगे आपको 10%, तो आपका जो डिवेंचर है उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। दूसरा एग्जांपल लो कि आपने मार्केट में डिवेंचर दे रखे थे 8% में और मार्केट में रेट कितना हो गया 5%, तो आप कितना कमा रहे हो 8%, अगर और लोगों ने मार्केट में कमाना है तो उनको मिलेंगे सिर्फ 5% रेट ऑफ रिटर्न, तो आपके शेयर की जो वैल्यू है, डिवेंचर की जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मार्केट के अंदर डिवेंचर की जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस पर डिपेंड करती है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। देखिए रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि हमने कहा कि अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो वो कोर्ट में चले जाएंगे, वाइंड अप हो जाएगा, बट इस तरह से कोर्ट में जाना और वाइंड अप करवाना बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, उनके लॉयर्स होते हैं, उनके पास अच्छे लॉयर्स होते हैं कंपनी के पास। तो इस तरह से केस को लड़ना और कुछ करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं भी पे कर रही तो भी वो कोर्ट में केस चलता रहेगा, तो ये लंबा प्रोसेस है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो कंपनीज जिनकी डिवेंचर उन्हीं को इशू करने चाहिए, उन कंपनीज को जिनकी अर्निंग स्टेबल रहती है, हाई रहती है, ज़्यादा रहेगी, कि वो फिक्स इंटरेस्ट जो है वो पे कर पाएंगे डिवेंचर्स के ऊपर, ताकि इक्विटी को भी फायदा हो। अगर आपके बिजनेस के अंदर आपकी सेल फ्लक्चुएट हो रही है, आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा नहीं है, अनस्टेबल है, तो आपको डिवेंचर इशू नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको रेगुलर इंटरेस्ट पे करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, आपकी कंपनी लिक्विडेट भी हो सकती है। तो thank you so much for listening. That was all regarding debentures. I hope you like the lecture.